अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, चलें, ठीक है। हाँ, अच्छा जी, कल हमारा जनरल साइंस एंड एबिलिटी का डेमो सेशन हो गया था। उसमें हमने मैंने और मैम हफ्सा ने आपको सारी सेशन की जो भी डिटेल्स थी वो सारी दे दी हैं। फीस क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, और फिर लेक्चर्स का शेड्यूल क्या होगा, कंटेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड। तो आज क्योंकि कल ही बता दिया था कि मंडे टू वेडनेसडे जनरल साइंस का की क्लास होगी, और फिर थर्सडे से लेके फ्राइडे सैटरडे तक हमारी एबिलिटी की क्लास होगी। तो आज हमारा ये जनरल साइंस का लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है। मतलब, और आज इसमें हमने यूनिवर्स, गैलेक्सी, ये वाली सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आज ये ओपन लेक्चर है। कल एक मैम हफ्सा का एबिलिटी का लेक्चर ओपन होगा, और उसके बाद जो है ना वो कोई लेक्चर ओपन नहीं होगा, जिसमें भी जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लें। ठीक है जी। चलें जी, हम अपना आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं जनरल साइंस के आपको जो लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड किया करूंगी वो मैम हफ्सा हो सकता है वो आपको व्हाट्सएप पे दें, लेकिन मैं आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर कर देती हूँ, वहीं पे शेयर कर दिया करूंगी। और रिकॉर्डिंग भी जो स्टूडेंट नहीं ले सकेंगे क्लास, उनको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी जाएगी। अगर आप लोगों को ये शो है कि हम और क्लासेस ले रहे हैं, कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैं फला फला और क्लास ले रही हूँ, तो इसलिए मैं नहीं ले पा रही ये वाली। तो उनके लिए मैं बता दूं कि रिकॉर्डिंग भी मिला करेगी, तो वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और नोट्स जो है कुछ मेरे हैंड रिटन मिक्स नोट्स होंगे, कुछ पीडीएफ नोट्स होंगे, सॉफ्ट फॉर्म में होंगे, स्लाइड्स होंगे, और कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो इस तरह से जनरल साइंस का जो सारा पोर्शन है वो हम सारी चीजें कवर करेंगे। बस मैं ये नोट्स अपलोड कर लूँ तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तब तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, जब तक नोट्स अपलोड हो रहे हैं, सेशन के हवाले से, या फिर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए हो सीएसएस के हवाले से, हमारे सेशन के हवाले से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे ये जो जनरल साइंस के नोट्स होंगे ना, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये नोट्स काफ़ी टू द पॉइंट है, और पॉइंट्स की सूरत में ही मैंने ये बनाए हुए हैं, और इसी तरह मैं याद करती थी, और इसी तरह इनको रिवाइज करना बहुत आसान होता है। तो ये मैंने नोट्स ऐसे ही बनाए हुए हैं कि जो कि पढ़ने के लिए आसान हो, आपको लंबी लंबी चीज़ों को रट्टे ना लगाने पड़े, और ये ना करना पड़े कि आप लंबे लंबे टॉपिक्स बैठे याद कर रहे हैं। आप इनको याद कर सकते हैं और फिर अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। साथ साथ ही मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स का भी बताती रहूंगी, प्रेजेंटेशन के हवाले से भी गाइड करती रहूंगी कि आपने किस तरह से पेपर में क्वेश्चन को लिखना है, उसकी लेंथ कैसी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप लोगों ने किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने डेली लेक्चर्स जो भी हुआ करेंगे उनमें डिस्कस करते रहेंगे। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बस अपलोड होने वाले हैं। चलें जी, नोट्स हमारे हो गए अपलोड। और अभी ये जो आज है ना हमारा पहला जो एफपीएससी की आउटलाइन के मुताबिक, सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक जो पहला पार्ट है ना यूनिवर्स का,
एस्ट्रोनॉमी का, उसी के बारे में ये नोट्स हैं। और उसके सारे जो भी टॉपिक्स उसने इस पोर्शन में दिए हैं ना, वो सारे हम इसमें आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि एक जिस तरह से ये आपको एक टॉपिक नजर आ रहा है ना गैलेक्सी, तो इसी तरह सारे टॉपिक्स जो है ना उनको स्मार्टली और कंप्रीहेंसिव वे में इसी तरह से सारा उनको कवर किया गया है। ये नहीं होगा कि आपको मैं गैलेक्सी पे दो दो तीन तीन सबको के नोट्स दूंगी और आप उनको बैठ के रट्टे लगाते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और 5 मार्क्स आप 1.5 से 2 सफा लिखेंगे तो भी उसने आपको देने हैं, और अगर आप 4 सफे बैठ के लिखेंगे तो भी उसने 5 में से मैक्सिमम आपको 5 ही देगा, ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही करेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि आपका जो दूसरा पेपर होगा ना और एबिलिटी का पोर्शन होगा वो काफी कंप्रोमाइज पे हो सकता है। तो इसलिए हमने बिल्कुल पेपर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है और उसी हिसाब से हमने चीज़ों को टैकल करना है। अच्छा जी, सबसे पहले गैलेक्सी है। गैलेक्सी की सिंपल हम अगर और ये वाले नोट्स जो है ना, ये जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ना उस टॉपिक की, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसमें डेफिनेशन, जो भी डायग्राम किसी की है, मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, उनके साइज, उनके डायमीटर, ईच एंड एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें मेंशन है। अच्छा जी, गैलेक्सी की सबसे पहले डेफिनेशन कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी आपको पता है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन यूनिवर्स। तो गैलेक्सी जो है ना वो एक ऐसी सिस्टम होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बहुत सारे स्टार्स और साथ में उसके प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम और स्टेलर रेमिनेंट्स और समटाइम्स डस्ट और डार्क मैटर, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो भी हम स्पेस के ऊपर चीजें देखते हैं ना, जो भी हमें सूरज, चांद, सितारे, और फिर कभी कभी हमें वो टूटा हुआ सितारा भी हमें लगता है कि सितारा टूट गया और वो मूव कर रहा है, ये जितनी भी चीजें नजर आती हैं ना उनको गैलेक्सी में कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये गैलेक्सी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से ये निकला है और इसका मतलब होता है मिल्की। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि मिल्की वे का क्वेश्चन भी आ जाता है, कुछ स्टूडेंट सिर्फ ये समझते हैं कि जस्ट मिल्की वे ही एक गैलेक्सी है, लेकिन ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ और भी गैलेक्सीज हैं। और एस्ट्रोनॉमर्स जो है उनके मुताबिक तकरीबन 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस वर्ल्ड में। एस्ट्रोनॉमर्स के मुताबिक तकरीबन 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि जार्गन आपने ना लाजमी यूज करना है। आपका जो पेपर होगा वो जनरल साइंस का, वो बिल्कुल भी छोटे बच्चों वाला पेपर नहीं होना चाहिए, मैट्रिक लेवल का पेपर नहीं होना चाहिए। जो सीएसएस के पेपर होते हैं इनमें जार्गन का यूज करना, जार्गन वर्ड्स जो होते हैं ना उनका यूज करना बहुत अहम होता है। तो ये जो अब हम ये भी ले सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट देयर आर 100 to 200 बिलियन, लेकिन जब आप वर्ड एस्ट्रोनॉमर्स यूज करेंगे ना तो ये उसका क्या है, ये उसका जार्गन है। स्टीलर रेमिनेंट्स क्या है? बेसिकली स्टीलर रेमिनेंट्स का मतलब होता है सैटेलाइट्स के जो रेमिनेंट्स है, स्टार्स के जो टूटे फूटे कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको कहते हैं ना। लेकिन स्टीलर रेमिनेंट्स लिखने से, स्टीलर का वर्ड यूज करने से इससे लगेगा कि आपने वाकई में जनरल साइंस का पेपर ही अटेम्प्ट किया है। अच्छा, उसके बाद एग्जांपल्स में दो मशहूर जो गैलेक्सीज है उसमें एक एंड्रोमेडा है और मिल्की वे है। तो ये दो एग्जांपल्स इन आपको हो जाएंगी। और साइज अगर देखा जाए तो साइज में इसमें डवार्फ से लेकर जिसमें तकरीबन फ्यू थाउजेंड स्टार्स होते हैं, जाइंट्स तक बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी मौजूद है। तो तकरीबन छोटी छोटी गैलेक्सी से लेकर जिसमें हमारा ये अर्थ भी आ जाती है, और अर्थ के बाद हम जो बड़ा सोलर सिस्टम है हमारा वो आ जाता है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा ही वैसे अर्थ जो है ना, बाय द वे ये जो जमीन है जिसपे हम रहते हैं, ये जिस गैलेक्सी में पाई जाती है ना उसको मिल्की वे कहते हैं। ठीक है। और इसी मिल्की वे के अंदर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, और सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जमीन है। तो ये यूनिवर्स इतनी बड़ी है, हम बस इस छोटी सी जमीन पे रहते हैं, और उस छोटी सी जमीन में भी हम बिल्कुल खुद थोड़ू से हैं, छोटू से हैं। बिल्कुल आप ऐसे कर लें कि बिल्कुल एक डस्ट पार्टिकल जितने हैं, लेकिन समटाइम्स वो हम लोग समझते हैं कि हम कोई बड़ी बहुत बड़ी चीज है, गुरूर में आ जाता है इंसान। तो वो सारी चीजें जो है उससे अल्लाह ताला ने भी मना किया है। और जब इस तरह की चीजें आप लोग लिखेंगे ना तो आप इसमें जो ऐसी कुरानिक वर्सेस होंगी जो कि आपको लगता है कि रेलिवेंट है,
हमारे इस टॉपिक के साथ सही फिट कर सकती हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये तो हो गया हमारा ओवरऑल गैलेक्सी का इंट्रोडक्शन। मैंने आपको बता दिया कि गैलेक्सी असल में चीज क्या है, उसकी मेजर एग्जांपल्स क्या है। फिर जी मिल्की वे गैलेक्सी सबसे ज्यादा मशहूर है। क्यों मशहूर है? क्योंकि इसमें हमारी अर्थ है, और अर्थ में हम पे हम रहते हैं, तो इसलिए जो है ना ये फिर ज्यादा मशहूर है। और मिल्की वे जो गैलेक्सी है, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। सोलर सिस्टम जिसमें हमारा सन है, सूरज है, और सूरज के साथ साथ हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। और उन 8 प्लैनेट्स के अंदर एक हमारा छोटा सा प्लैनेट अर्थ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी पे पाई जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद इस तरह की देखे फिगर्स, ये वाली जो है ना, ये वाली एक फिगर जो मैंने बनाई हुई है ना, इसको बिल्कुल आपने, बेशक आपकी फिगर ना अच्छी हो, लेकिन उनको ना साफ सुथरा आपने जरूर बनाना है। जरूरी नहीं है कि आप घंटा घंटा बैठकर एक फिगर बनाते रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपका एफएससी का पेपर नहीं है, ये आपका कम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर है। और उसमें हम जो है ना वो ये नहीं देख करेंगे कि हम एक फिगर पे बैठ के जो है ना वो पूरा घंटा लगा दे। कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो पहले लेड पेंसिल के साथ बनाते हैं, फिर उसको नीट करते हैं, फिर उसको ये जो बॉल पॉइंट्स होती हैं, मार्कर्स होती हैं, उनके साथ करते हैं। तो ये काम आपने नहीं करने। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल टाइम जो है ना वो वेस्ट ही होता है। तो आपने टाइम को मैनेज रखने के लिए आपने एक ही दफा बनानी है, बस उसको नीट होना चाहिए, नीट और क्लीन होना चाहिए। स्केल का यूज करें, और उसमें जो सारी चीजें हैं ना, जो मकसद है आपका, वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मिल्की वे सबको समझ आ रही है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? आ रही है समझ? अल्लाह के बंदो, एक यस का कमेंट कर दो, मुझे पता लगे कि मैं कोई सुन भी रहा है। खुद ही नहीं बोली जा रही। ओके जी। मिल्की वे मैं आपको बता रही हूँ कि एक हमने पहले गैलेक्सी पढ़ी है, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज शामिल है, तकरीबन 100 से 200 बिलियन गैलेक्सीज शामिल है। उसमें से एक जो सबसे मशहूर गैलेक्सी है वो मिल्की वे है। मिल्की वे बेसिकली हमारी गैलेक्सी का नाम है। और ये वो गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। सोलर सिस्टम में सन भी शामिल होता है, सूरज भी शामिल होता है, और उसके साथ साथ 8 प्लैनेट्स भी शामिल है, जो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर वगैरह। ठीक है। और इस सन और जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये सोलर सिस्टम बनाते हैं। और उस सोलर सिस्टम के अंदर हमारा ये जो प्लैनेट है अर्थ, जिस पे हम रह रहे हैं, वो पाया जाता है। तो मिल्की वे जब भी आपसे वो पूछे कि मिल्की वे क्या है और मिल्की वे की क्या फीचर्स है, या तो आपने ये वाली डायग्राम भी लाजमी बनानी है। फिर उसके ऊपर आपने पहले डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम। तो ये वो डिस्क शेप गैलेक्सी है जो कि हमारा सोलर सिस्टम को इंक्लूड करती है, उसको मिल्की वे कहते हैं। उसके बाद ये आ जाती है कि डेफिनेशन, लार्ज डिस्क शेप गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम। ये बीच में फिगर थी, और फिगर के नीचे आपने सारी चीजों को सही से मेंशन करना है कि ये सोलर सिस्टम है। और अच्छा, फिगर का ना आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब आपने फिगर बनानी है, कोई डायग्राम बनानी है ना, तो उसके नीचे मेंशन लाजमी करना है कि ये किस चीज की आपने बनाई है। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है फिगर, ये रहा सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम के नीचे मैंने मेंशन किया है प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। एक तो दो इसको तीन तीन अब एक मिनट में, किसी का माइक ओपन है वो ऑफ कर लो।
चलेंगे। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे कि ये फिगर है, फिगर के नीचे हमने मेंशन कर दिया कि ये हमने किस चीज़ की फिगर बनाई है। तो ये सोलर सिस्टम की फिगर है। उसके नीचे हमने फिर दोबारा उसको एक्सप्लेन किया कि प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड सन। तो पूरा वो फिगर जो हमारी वो जो चीज़ बता रही थी, उसको हमने नीचे उसको मेंशन कर दिया। बिल्कुल आपने फिगर को लवारसों की तरह नहीं छोड़ देना कि बस फिगर बना दिया, अब एग्जामिनर खुद ही देखता रहे, खुद ही समझता रहे कि आपने क्या फिगर बनाई है और उसको क्या पेश कर रहे हैं। तो इस तरह आपने नीचे लाजमी फिगर की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को लाजमी लिखना है, उसको बताना है कि ये इस चीज़ की फिगर है और इस फिगर के अंदर ये वाली चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ये वाली फिगर है, तो इसके अंदर ये देखें, ये सन है, ये सन बनाया गया है, सूरज। और सूरज के आगे जो जिस तरतीब के साथ, मतलब कि सबसे उसके नज़दीक जो प्लेनेट है वो है मार्स। सबसे पहले मार्स को बनाया गया है, देन विनस, उसके बाद विनस है, देन अर्थ। ये जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ के बाद ये मार्स आ जाता है। उसके बाद ये जुपिटर रहा, ये सैटर्न, और ये वाला हमारा हो गया यूरेनस, और ये वाला हमारा लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून। इससे पहले आपको पता होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स शामिल थे, जिसमें प्लूटो भी शामिल था। लेकिन बाद में जो है एस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने देखा कि प्लूटो जो है वो, उसका साइज जो है वो प्रिस्क्राइब्ड, जो उन्होंने एक डिटरमिन किया हुआ है साइज, उसके प्लैनेट्स के साइज के मुताबिक नहीं आता। तो इसलिए उसको सोलर सिस्टम में से निकाल के अब ड्वार्फ प्लैनेट के तौर पे नाम दे दिया गया। अच्छा, क्या बाकियों को भी आवाज क्लियर नहीं आ रही? अच्छा, तैयब आपकी तरफ शायद कनेक्शन का मसला है, तो इसलिए क्लियर नहीं आ रही, अदरवाइज आवाज क्लियर है, मेरी साइड से क्लियर है। अच्छा जी, चलें। अब जी मिल्की वे की हमने ये डायग्राम बना ली, हमने उसको सारी चीजें बता दी। उसके बाद हम इसके फीचर्स थोड़े से देख लेते हैं कि मिल्की वे के में क्या क्या फीचर्स है। अगर मिल्की वे गैलेक्सी, अब एक देखें गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी जो होती है वो एक ऑब्जेक्ट है। जब एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसका कोई ना कोई साइज तो होगा ना, वो एग्जिस्ट अगर कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसका कोई ना कोई साइज होना है। जैसे कि अगर हम एक बॉल है, एक फुटबॉल का जो बॉल होता है, उसका साइज, उसका डायमीटर बड़ा होता है, और एक जो छोटा क्रिकेट का बॉल होता है, उसका साइज छोटा होता है। तो बिल्कुल गैलेक्सी में जो ये मिल्की वे गैलेक्सी है, ये भी एक बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट है। तो अब जो भी ऑब्जेक्ट है उसका लाजमी कोई ना कोई साइज होगा, कोई ना कोई डायमीटर होगा। अगर मिल्की वे का साइज देखा जाए तो इसके तकरीबन इतना डायमीटर है, इतना उसका वो है डिस्टेंस, इतना साइज है कि अगर उसको देखने लगे तो कवर करने लगे तो तकरीबन 1 लाख लाइट ईयर बन जाएंगे। ये लाइट ईयर जो है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। और जो प्लैनेट्स होते हैं, जो गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में, इनके डिस्टेंस को, डायमीटर को कवर करने के लिए जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं और जो ये एसोसिएशन है, उसने अलग से कुछ यूनिट्स बनाए हुए हैं। ये जैसे कि हम जो नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्ट होते हैं, उनका साइज केजी में देखा जाता है, या फिर जो अगर डिस्टेंस है तो वो किलोमीटर में देखा जाता है। वो बहुत छोटा छोटा है, क्योंकि वो इस अर्थ के लिए है, अर्थ पे जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए। लेकिन ये वाले गैलेक्सीज और ये सारी चीजें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इनके लिए ये केजी और किलोमीटर, ये सारे यूनिट्स जो है ना वो छोटे होते हैं। तो इसलिए उन्होंने लाइट ईयर का जो यूनिट है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि अगर सन इसके गिर्द ऑर्बिट करे और एक चक्कर लगाए ना, तो उसको तकरीबन 250 मिलियन साल, 250 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे सन को अपना एक चक्कर, अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। हालांकि देखिए सूरज खुद इतना बड़ा है कि पूरे एक दफा निकल जाए तो पूरी कायनात, पूरी जो सरजमीन है उसके ऊपर रोशनी हो जाती है। लेकिन फिर भी मिल्की वे उससे भी इतनी बड़ी है। ठीक है। अच्छा जी, मिल्की वे के अब देखा जाए तो कुछ आर्म्स है, मेजर आर्म्स है। उनमें परसुएस आर्म शामिल है, सेजिटेरियस आर्म है, ओरियन आर्म है, और सेंटोरस आर्म है। अब अगर वो एक आप सब लोगों से ये पूछ ले कि उसके आर्म्स कितने हैं, तो वो ये हमने मेंशन कर दी हैं।
और वो ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि हमारा सोलर सिस्टम जो मिल्की वे है उसके किस आर्म में पाया जाता है। तो वो ओरियन आर्म है। मैंने एरो के साथ लगा के मेंशन कर दिया है कि ओरियन आर्म वो आर्म है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद ये सोलर सिस्टम पे चलते हैं। सोलर सिस्टम जो कि सोलर सन से निकला है, जिसमें सूरज है और सूरज के साथ जो उसके 8 सितारे हैं, जो अभी मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, उनको सोलर सिस्टम कहते हैं। लेकिन सोलर सिस्टम में इन सियारों प्लैनेट्स के साथ साथ कुछ डिवार्फ प्लैनेट्स भी पाए जाते हैं, कुछ सैटेलाइट्स भी हैं, जैसे कि मून है, चांद है, ये एक सैटेलाइट है, ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है। ठीक है, ये बेसिकली अर्थ की सैटेलाइट है। तो इसी तरह जो सोलर सिस्टम है इसमें और भी सैटेलाइट्स हैं जो कि सूरज के गिर्द ऑर्बिट करती हैं। इसी तरह एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं और कॉमेट्स और सन वगैरह है। तो ये एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, ये सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स, ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे। अभी तो हमने जस्ट सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स देखे हैं कि सोलर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ये वाला एमसीक्यूज के लिए एलिप्टिकल शेप इसकी मेंशन की है। सोलर सिस्टम, हमारा जो सोलर सिस्टम है, इसकी शेप एलिप्टिकल शेप है। सोलर सिस्टम में सबसे पहले जो मेजर चीज है वो है सन। और सन ही तकरीबन 99% ऑफ सोलर सिस्टम बना रहा है। सूरज तकरीबन 99% ऑफ सोलर सिस्टम बना रहा है। ठीक है, बाकी जो हमारी जमीन रह जाएगी और बाकी 8 प्लैनेट्स रह जाएंगे और उसके साथ छोटी छोटी और चीजें हैं, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स वगैरह, वो तो बिल्कुल मतलब 1% सारी चीजें मिलकर बना रही हैं और सूरज अकेला 99% अपने सोलर सिस्टम का बना रहा है। और सन की जो कंपोजिशन है उसमें जो सन को पता है आपको कि सन जो है वो बेसिकली खुद बहुत वार्म है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। और सन का ये जो टेम्परेचर इतना ज्यादा है वो किस वजह से है, क्योंकि उसकी कंपोजिशन में बहुत ज्यादा गैसेज है। जैसे कि अभी देखें, हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग साथ में हमें ये भी पता है कि क्यों हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा होने की वजह से हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि जहाँ पे भी होगी टेम्परेचर वहाँ का ज्यादा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर से चीजें ऊपर चली जाएंगी। तो अब देखिए कि जब अर्थ पे सिर्फ एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड के होने ज्यादा होने की वजह से हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और अब बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ चीजें जा रही हैं। टेम्परेचर अर्थ का दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। तो जो सन है वो फिर इतना खुद उसकी रेडिएशन होती हैं कि वो पूरी जमीन को गर्म कर सकता है। तो वो किस वजह से है, क्योंकि उसमें गैसेज हैं। कौन कौन सी गैसेज हैं जी? गैसेज में हाइड्रोजन, हीलियम और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस होते हैं, ज्यादा हाइड्रोजन का मौजूद होती है सन के अंदर, हीलियम मौजूद होती है दूसरे नंबर पे गैस, और फिर साथ में कुछ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से ये रिएक्शंस क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, ये भी हमने जब केमिस्ट्री का पोर्शन केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पढ़नी है तो उसमें हम ये चीजें भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप सन की कंपोजिशन के हवाले से देख लें कि इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो वो हमने मेंशन कर दी है। उसके बाद सन के रीजन देखें तो सन के जो है ना वो डिफरेंट रीजन है, जिसमें कोर है। कोर जो है वो बिल्कुल सन का जो सेंटर है उसको कोर कहते हैं, और वो तकरीबन 25% बना रहा है। ठीक है जी, सन का जो सेंटर है उसको कोर कहा जाता है, और वो तकरीबन 25% ऑफ सन का बना रहा है। इस चीज को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोर है, इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये देखें जी, ये यहाँ पे कोर है, ये बेसिकली फिगर है जी स्ट्रक्चर ऑफ द सन की। सन के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें पाई जाती है, सूरज में क्या क्या चीजें मौजूद है, और उसके कौन कौन से जोन्स हैं, उसमें डिफरेंट जोन्स है जो कि उसको सन का पूरी एक कंपोजिशन बना रहे हैं, जिसमें सबसे सेंटर पे कोर है और ये सबसे डार्कर पार्ट है। ये जो रीजन है ये बिल्कुल डार्कर पार्ट है। उसके बाद ये कन्वेक्टिव जोन है। कोर के बिल्कुल बाहर पहले रेडिएशन जोन है, ये वो एरिया है जहाँ से रेडिएशन, सन की जितनी भी रेडिएशन जो वो बनाता है, जो वो जमीन तक भी भेजता है और बाकी सोलर सिस्टम में भी भेजता है, वो सारी ये रेडिएशन जोन से आ रही होती है। और सबसे आउटर पार्ट जो है, ये वाला जहाँ पे सर्कल्स लगे हुए हैं, ये कन्वेक्टिव जोन का है, और ये वो जोन है जहाँ से सन
अपने दूसरा जो सोलर सिस्टम का एटमॉस्फेयर है उसके साथ कम्युनिकेट करता है। और बिल्कुल आउटर जी ये क्रोमोस्फेयर है और ये वाले फोटोस्फेयर है। और कुछ कभी कभी हमने देखा होगा कि सन के ऊपर अगर डान एंड डस्क टाइम पे, स्पेशली क्योंकि जब सूरज पूरी तरह निकल आता है तब तो सूरज की तरफ देखा ही नहीं जाता, लेकिन जो डान एंड डस्क टाइम होता है ना उसमें आप कभी देखें तो आपको सन पे छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आएंगे। जैसे मून पे छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जिसको कहते हैं कि चांद में दाग आ गया, कि वो शायद कभी आपने सुना होगा। तो इसी तरह सन पे भी स्पॉट्स होते हैं, तो ये वो है। ठीक है जी। उसके बाद जी यहाँ से हम देखें तो आपको सन के रीजन भी मैंने थोड़े से बता दिए हैं। सन के बेसिकली 3 रीजन होते हैं। सबसे अंदर वाला जो रीजन है वो है इंटीरियर, जिसमें कोर पाई जाती है। उसके बाद और ये डार्क रीजन होता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा गैसेस होती हैं और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है। उसके बाद ये सोलर एटमॉस्फेयर है और देन जी विजिबल स्फीयर है। और जो विजिबल स्फीयर है ना वो बेसिकली इंटीरियर और सोलर के एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल बाहर वाला हिस्सा है सन का, उनके दरमियान में जो एरिया पाया जाता है, जो स्फीयर पाया जाता है उसको विजिबल स्फीयर कहते हैं। जहाँ पे जिसको जो बेसिकली हमें विजिबल होता है, जिसको देखा जा सकता है। और उसके बाद इंटीरियर को भी 3 में डिवाइड किया गया है, जिसमें कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन है। ये अभी मैं आपको फिगर से समझा चुकी हूँ कि ये क्या चीज़ है। हाँ जी, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। फिर हमारा टाइमिंग जो है ना वो रिकॉर्डिंग की खत्म होने वाली है। मेरा दिल है उससे पहले पहले मैं इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। चले उसके बाद जी, अब जी देखें, मैंने एक ही नोट्स बनाए हैं और उसको मैंने बता दिया, ऊपर मैंने हेडिंग दे दी है, फीचर्स एंड कंपैरिजन ऑफ स्टार एंड प्लैनेट। अगर तो वो आपसे पूछ ले कि कंपैरिजन कर दें डिफरेंस क्या है स्टार और प्लैनेट में, तो भी आपके ये टेबल काम आएगा। और अगर वो कहे कि स्टार के क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर स्टार पे एक नोट लिखे और उसको क्या क्या एग्जांपल्स है वो सारी बताएं, या फिर वो कहे कि प्लैनेट पे नोट लिखे फीचर्स उसके क्या है, या कौन कौन से प्लैनेट सारे शामिल है, तो इस एक टेबल से आप हर तरह के क्वेश्चन को जस्टिफाई कर सकते हैं। स्टार की पहले डेफिनेशन देखेंगे हम, जो स्टार के नीचे लिखा हुआ है कि मैसिव शाइनिंग स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस। अभी जैसे हमने सन का पढ़ा है, सन स्टार है, ठीक है। सोलर सिस्टम में जो सूरज है वो एक स्टार है। हमें इस बात का पता नहीं होता, कि हमें समझ लगता है कि बस जो रात को आसमान पे नजर आते हैं बस वही सितारे होते हैं, या फिर वो जो सुपर स्टार्स बन जाते हैं वो स्टार होते हैं। ऐसी बात नहीं है, जो सन है वो भी एक स्टार है। और प्लेनेट का आपको वैसे पता है कि जिसमें हमारी अर्थ भी शामिल है। और फिर नीचे आगे 8 प्लैनेट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, ये स्टार की होगी। लेकिन उसके बाद जो प्लैनेट है वो राउंड बॉडी होती है जो कि स्टार के गिर्द घूमती है। तो अगर वो पूछे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो यस, रिवॉल्व अराउंड द सन। रिवॉल्व, रेवोल्यूशन में और रोटेशन में भी फर्क होता है। इसका भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। रेवोल्यूशन वो होती है जो एक प्लेनेट दूसरी बॉडी के गिर्द करता है, जैसे कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। और रोटेशन वो होती है जो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जो स्पेस का कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने ही दायरे के गिर्द, अपने ही चक्कर, जो स्पेयर होता है उसके गिर्द, अपने ही ऑर्बिट के गिर्द घूमता है, उसको रोटेशन कहते हैं। तो जमीन जो है वो सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है और अपने ही ऑर्बिट के गिर्द रोटेट करती है। तो ये रेवोल्यूशन रोटेशन, ये वैसे अभी मैंने एक्स्ट्रा ही बता दिया आपको। उसके बाद जी हमें पता है स्टार जो होगा, सूरज जो होगा वो लाइट प्रोड्यूस करता है, इसलिए तो हमारी जमीन भी रोशन होती है, जबकि जमीन की अपनी कोई लाइट नहीं है। आपने ना जब ये स्टार और प्लेनेट को करना है ना, तो आपने सूरज और जमीन इन दोनों को अपने जहन में रखना है। इसी के मुताबिक जो जो इन दोनों के फीचर्स है ना, वो स्टार और प्लेनेट, हर स्टार और प्लेनेट के साथ जाएंगे। उसके बाद जी स्टार में प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड इट। ये मैंने अभी बता दिया कि प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स जो होते हैं वो सारे स्टार के गिर्द ऑर्बिट करते हैं। लेकिन जो प्लैनेट है इसके गिर्द जो, यस यस, क्या नाम है, सुलेमान, यस। सर्कुलर मोशंस में, मोशंस की वजह से ज्यादा हमें ये बात समझने की जरूरत है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या फर्क होता है।
तो वो मैंने अभी आपको जस्ट ऐसे ही डेफिनेशन समझाई है। आगे उस रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, हमारे वेदर में, क्लाइमेट कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, वो बात की अभी चीज़ें, अभी हमारा आज के टॉपिक का वो हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, जो प्लैनेट्स के गिर्द जो चीज़ घूमती है उसको सैटेलाइट्स कहते हैं, और स्टार के गिर्द जो चीज़ घूमती है उसको प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ गैलेक्सी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज जो है वो एक ही जगह पे रहता है, वो तो घूमता ही नहीं है। देखिए, आप मशरिक से निकलता है और पूरा चक्कर लगा के मगरिब में जाके ग्रूब होता है, तो मतलब मूव तो कर रहा है, लेकिन इसने जिस चीज के गिर्द रिमूव क्या उसको कहते हैं, रिवॉल्व करना है, ऑर्बिट करना है, वो है जी गैलेक्सी। मतलब किस सूरज के किसके गिर्द फिर घूम कर रहा है रिवॉल्व, कौन सी गैलेक्सी के गिर्द कर रहा है, बताएं। सन कौन सी गैलेक्सी के गिर्द रिवॉल्व करता है? पागलो, अभी तो बताया है, मिल्की वे। मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सन पाया जाता है, यह सदीला मिल्की वे। बिल्कुल, मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है, और सोलर सिस्टम में मेजर पार्ट सन है। 90% सोलर सिस्टम का सन बना रहा है। ठीक है। उसके बाद ये एनर्जी के बारे में हम बता देंगे कि ड्राइव एनर्जी फ्रॉम स्टार। प्लैनेट जो होते हैं वो अपनी एनर्जी स्टार से लेते हैं, और स्टार अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं। और फिर इनके टेम्परेचर का फर्क होगा, जाहिर है सूरज का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो स्टार का बहुत ज्यादा होगा, और प्लैनेट में जमीन है तो उसका टेम्परेचर सूरज के मुकाबले में कम है, तो इन प्लैनेट्स का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है। ये हो गया जी स्टार और प्लैनेट की डेफिनेशन भी होगी, उनकी फीचर्स भी हो गए, उनका कंपैरिजन और डिफरेंस, ईच एंड एवरीथिंग, ये एक टेबल में सारी चीजें कवर हुई हैं। उसके बाद एग्जांपल, सिंपली आप स्टार के एग्जांपल सन लिखेंगे, और प्लैनेट जो मर्जी आप अर्थ लिखना चाहें, वीनस, मार्स, जो भी आप एग्जांपल लिखना चाहें। अच्छा जी, की फॉर प्लैनेट्स एक बड़ी मशहूर की है इन प्लैनेट्स को यूज याद करने के लिए, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स। तो ये इसका हर एक वर्ड जो है ना, इससे पहले वर्ड से प्लैनेट का नेम बनता है। ये शायद आपने पहले भी सुना हो, ये हमें मतलब मैट्रिक से एफएससी से पढ़ाई जाती है ये की। उसके बाद मैंने इसमें छोटी छोटी नीचे चीजें मेंशन कर दी हैं, सारे प्लैनेट्स के नाम लिख के, कि कौन कौन सा, जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद वीनस हॉटेस्ट होता है, ब्राइटेस्ट होता है। तो ये वाले जनरल नॉलेज के लिहाज से, एमसीक्यूज के हवाले से चीजें हैं हमें। तो उसके बाद मरकरी जो होता है ना, वो स्मॉलेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें एमसीक्यूज के हवाले से आपके हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली माइनर प्लैनेट्स होते हैं, और ये बिल्कुल छोटे से होते हैं, इनका डायमीटर भी 100 से 1000 किलोमीटर तक होता है। और एग्जांपल इसकी कोर्स आ गई, ये छोटे छोटे बिल्कुल टॉपिक्स है, कभी कभार वो पूछ लेता है, और ज्यादातर वो एमसीक्यूज में पूछता है, इतना वो इस पे मेजर क्वेश्चन कभी नहीं आया, और इरेगुलर होते हैं शेप में। उसके बाद एक और चीज होती है मेटेरॉइड्स। कभी आपने देखा होगा टूटा हुआ सितारा जो होता है ना, मतलब मैंने इसको ऐसे ही याद किया था, टूटा हुआ तारा। कभी वो इंडियन मूवीज में भी दिखाते हैं कि जिस स्टार टूट गया तो जो दुआ मांगी जाए, वो तो खैर उनकी एक, वो मतलब एक ऐसी उन्होंने बातें घड़ी हुई हैं, वो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। लेकिन वो जो स्टार का एक छोटा सा पार्ट टूट के गिरता है ना, उसको मेटेराइड कहते हैं। और मेटेराइड के बारे में फिर ये भी है कि एटमॉस्फेयर हमारा जो ये जमीन से ऊपर 12 किलोमीटर से स्टार्ट होता है ना एटमॉस्फेयर, इसमें मीजोस्फेयर एक लेयर पाई जाती है जिसमें ये मेट्रॉइड पाए जाते हैं। इसी तरह मेटेराइड के बाद कॉमेट्स होते हैं। कॉमेट दुमदार सितारे को कहते हैं। मैं इस तरह उर्दू को भी यूज करती थी, क्योंकि मेरी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, तो मैं उर्दू का यूज करते हुए, और जो बचपन से कुछ चीजें पढ़ी होती थी उस तरह से करके मैं मतलब इस सारे नोट्स बनाती थी, ताकि मेरे लिए चीजें आसान रहे।